हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। बिफोर स्टार्टिंग सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू नो अबाउट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स? आपको सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या मालूम है? कौन बोलेगा? शिंदे शिंदे साहेब, व्हाट डू यू नो अबाउट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स? जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको आवाज नहीं आएगी शिंदे साहब की, वो जो बोलेंगे मैं आपको बोल दूंगा। हाँ बोलिए शिंदे साहब। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, पंकज गुप्ता, पंकज गुप्ता, आपकी क्या व्यू है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के बारे में? पंकज गुप्ता का ज्यादा पोर्शन भी हो गया है पढ़ के, इसलिए अपन को ज्यादा गाइड कर सकता है। पंकज गुप्ता किधर चला गया? पंकज गुप्ता, आवाज नहीं आ रही क्या आपको पंकज मेरी? हाँ बोलो। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका पंकज, माइक को नजदीक लाके बोलो। हम्म, सुनिए शिंदे साहब क्या बोले कि इसके अंदर हमको बिजनेस कंप्यूटेशन है, असेसमेंट प्रोसीजर है, ऐसे वाले चैप्टर्स बहुत है। पंकज गुप्ता साहब क्या बोले कि इसके अंदर हमारे को एग्जॉस्टिव टैक्स है, पूरा टैक्स है, पूरा जो होना चाहिए पूरा टैक्स है इसके अंदर। अब देखो मैं आपको, ये तो पोर्शन तो ठीक है, बेसिक सीए फाइनल डीटी और इंटर का डीटी में एक मेजर फर्क होता है। इंटर का डीटी में कैसा होता है कि हम प्रोविजन पढ़ा के सम्स पे बहुत फोकस करते हैं, यहाँ पर सम्स प्लस केस स्टडी। और जब भी डीटी का पेपर आता है, इंस्टीट्यूट की है ना केस स्टडी की बुकलेट आती है, हर अटेम्प्ट के लिए वो लोग बुकलेट रिलीज करते हैं। वो केस स्टडीज आपको पढ़ के जाना, उसमें से 20 मार्क का आता है, प्लस आपके अटेम्प्ट के पहले के, अटेम्प्ट के जस्ट पहले जो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के न्यूज लेटर्स है या स्टूडेंट्स जनरल है, उसमें डीटी के ऊपर जो केस लॉज आते हैं वो आपको रीड करने हैं। करेक्ट? यानी आपको केस स्टडी की बुकलेट जो इंस्टीट्यूट इशू करेगी आपके अटेम्प्ट के लिए वो तो पढ़नी है। अगर उसके एक अटेम्प्ट पहली वाली भी पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सब ऑनलाइन है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स जनरल और न्यूज लेटर लास्ट एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स का, तो उसमें कुछ केस वगैरह रहेंगे वो। उसके बाद में इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स भेजती है, जो एक्ट में अमेंड हुआ है वो पढ़ना है। मतलब अमेंडमेंट प्लस केस स्टडी विल कवर अप्रॉक्स 40 मार्क्स। आप मान के चलो कि ये 40-50 मार्क तो कवर करता ही है, इसलिए इन दो पे फोकस होना चाहिए। अब अमेंडमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप टीटी पढ़ोगे ही नहीं, अमेंडमेंट समझेगा कैसे? सो जैसे एक बार डीटी अच्छे से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तब साथ के साथ उसको याद करते जाने का, पढ़ते जाने का। और उसके बाद आफ्टर दैट
आप लोगों को वही डीटी को अच्छे से याद करने के बाद अमेंडमेंट्स रीड करते हैं। जब आप अमेंडमेंट्स रीड करोगे तब आपको समझ जाएगा कि अरे हाँ ये तो अपन ने पढ़ा, ये तो पढ़ा। अब जो अमेंडमेंट होते हैं वो पूरे एक्ट के होते हैं, पर अपने एग्जाम में चैप्टर्स का वेटेज होता है और वो चैप्टर के वेटेज के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो कुछ चैप्टर्स इररिलेवेंट होते हैं, हम नहीं पढ़ते, उसका भी अमेंडमेंट तो होता ही है ना। तो वो अमेंडमेंट भी आपने रीड तो कर लिया कम से कम। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट, यू विल एबल टू सॉल्व। तो ये बहुत जरूरी है। और पास्ट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है विच आर सॉल्व्ड एज पर लेटेस्ट असेसमेंट ईयर, वो आपको रीड करना है, क्योंकि आपको उससे आंसर कैसे लिखना है वो समझेगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं कवर कर ही लूंगा इसके, थोड़े बहुत आपके लिए छोड़ूंगा, बराबर। इतना अच्छे से पढ़ने के बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू मॉड्यूल। मॉड्यूल में वो पीछे टेस्ट योर नॉलेज दिए रहते, वो पढ़ लेने का, पेजेस घुमाने का, जिधर नंबर वाला सम दिखा पढ़ लेने का, जिधर टेस्ट योर नॉलेज दिखा पढ़ लेने का। तो एटलीस्ट अपने को समझ जाता है। पेज घुमाएंगे, कुछ ऐसा लगेगा कि नया है तो देख लेने का, नहीं लगेगा तो छोड़ देगा। सी डायरेक्ट टैक्स कैसे, समुद्र के जैसा, और इसमें पढ़ो उतना कम है। मतलब आप बहुत पढ़ के जाओगे ना तो भी आपको कभी कभी लगेगा कि यार ये कम है मेरे लिए, और कभी कभी आप कम पढ़ के गए वही एग्जाम में आ गया तो आपको लगेगा बस इतना ही पढ़ना चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। जैसे एक ही स्टूडेंट ने कोरोना के समय नवंबर में एग्जाम दिया, नवंबर दिसंबर, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, उसने ऑप्ट आउट कर लिया। जैन के अंदर वापस दिया तो उसने जब दिसंबर में दिया उसका कॉस्टिंग और इसका आईडीटी का पेपर बहुत अच्छा गया। जैन में दिया तो उसको लगा कॉन्फिडेंट थी पास हो जाऊंगी सर, तो डीटी में तो अच्छे मार्क्स आ गए, उसको कॉस्टिंग में फेल। जबकि नवंबर दिसंबर में कॉस्टिंग बहुत जबरदस्त गया था उसको। सो क्या होता है कि हम पढ़ते हैं पर सब पेपर इक्वल वेटेज के आए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कुछ टफ आ सकता है, इसलिए हमें वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर सॉल्विंग एक्सट्रीम क्वेश्चन, एक्सट्रीम थिंग्स। तो जब आप पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन रीड करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि यू विल एबल टू राइट आंसर्स। नहीं तो बच्चे क्या होता है एग्जाम में आंसर्स नहीं लिख पाते। डीटी का प्रॉब्लम क्या है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कैसे आंसर लिखने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो जब आप पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन करते हो, आरटीपीस के क्वेश्चन करते हो, तो उसमें ना वो लोग केस स्टडी क्वेश्चन सब देंगे, नीचे आंसर्स लिखेंगे। तो आप पहले आंसर नहीं लिखने का, क्वेश्चन रीड करने का, खूब सोचने का, खूब सोचने का, खूब सोचने का, थोड़ा लिखने का आंसर को, एज पर सेक्शन दिस, एज पर केस लॉ दिस, ये होना चाहिए। फिर आप चेक करो अपने आंसर। ऐसे आप करोगे ना तो डीटी की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पढ़ने में सब समझेगा आपको, लिखना आना जरूरी है। डीटी और ऑडिट ये दो सब्जेक्ट में ना, आप अगर एक दो बार ऐसे पेपर सॉल्व करके खुद आंसर्स नहीं लिखोगे और चेक नहीं करोगे, आपको समझेगा नहीं कि आप गलत किधर करते। तो बच्चों का वीकनेस डीटी और ऑडिट में यही जगह होता है कि वो लोग पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, पर एग्जाम में लिखने को ही नहीं समझते। समझे क्या एवरीबडी? अच्छा, ग्रेट। सो अभी आफ्टर ब्रीफिंग दिस, लेट्स मूव टू आवर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ना बहुत बहुत वास्ट है, मतलब आप पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगी, और आपके इंटरेस्ट और आपके डिवोशन पे डिपेंड करता है कि मैं आपको कितना डीटी पढ़ाऊंगा। मतलब बच्चे अच्छे होते हैं, इंटरेस्ट से रोज होमवर्क करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, तब तो मैं थकता ही नहीं हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे कभी लगता है डीटी खत्म ही नहीं होगा। और जब बच्चे दुखी रहते हैं, इंटरेस्ट से नहीं लेंगे, तो फिर मुझे लगेगा यार क्या है, सब ऐसे पढ़ा रहे आप।
आप समझे? तो आप अगर फटाफट करोगे, अच्छे से रोज पढ़ोगे, तो यू विल एंजॉय दी सब्जेक्ट और आपको पढ़ने में मजा आएगा। चलो लेट्स मूव टू आवर सब्जेक्ट। आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट। ये जो बेसिक कंसेप्ट टैक्स रेट का टॉपिक है, बेसिकली सीए फाइनल में ये सब नहीं होता है, पर पहले दिन थोड़ा वार्म अप तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली आपको असेसमेंट प्रोसीजर ये चालू कर दूंगा तो कैसा, उद्घाटन तो होना चाहिए, थोड़ी फॉर्मेलिटी तो होनी चाहिए। मेहमान आए हैं, पानी पूछेंगे, चाय पूछेंगे, फिर धीरे धीरे बातें चालू होगी। तो पहले दिन तो मैं आपका वार्म अप कर रहा हूँ, आपको थोड़ा इंटर का याद दिला रहा हूँ, इंटर में क्या पढ़ा था, क्या डीटी था, कैसे पढ़ा था आपने, करेक्ट? तो पहला चीज डीटी में आता है, टैक्स जो होता है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? कैन एनीवन टेल मी? हाँ अंकिता, अंकिता बोलना चाहती है। हाँ अंकिता, बोलो बोलो। अंकिता की आंखों में दिख रहा था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, तो बोलो बोलो अंकिता, बोलो बोलो। नहीं अंकिता, व्हाट इज टैक्स? देखो अंकिता बोल रही है नॉर्मल पीपल को बेनिफिट देने के लिए जो लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बोलता था टैक्स इज फाइन ऑन ऑनेस्ट पीपल। जो ऑनेस्टली सब इनकम दिखाएगा उसको टैक्स लगेगा, ऐसा वो बोलता था। मिस्टर खंडेलवाल, खंडेलवाल को बहुत नॉलेज है, खंडेलवाल ने बहुत रिसर्च की है। मिस्टर खंडेलवाल, व्हाट डू यू फील अबाउट टैक्स? देखो अभी आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपको क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? तो अभी आप कौन सा लेक्चर बैठ रहे हो, इनकम टैक्स का। तो आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है सर इनकम टैक्स ही पूछ रहे हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं टैक्स वर्ड का मीनिंग पूछ रहा हूँ। बेसिकली टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट नीड फंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग, व्हाट एवर पीपल नीड। वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? टैक्स बोल के कलेक्ट करेगा। तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनफ्लो है और हमारे लिए आउटफ्लो है। तो एक मेजर समस्या क्या होती है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेगी, कोशिश करेगी कलेक्ट कर लूं, और हम कम से कम पे करने की कोशिश करें। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू फेस इन द टैक्स। दूसरी चीज, कोई भी इंडिया में काम होता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ कैरिंग ऑन, वो सब पे देखता है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि गवर्नमेंट नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट होती कैसे है, क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूं। अब पूरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे चलता है, समझो एक एरिया है जिधर हम लोग रहते हैं, समझो अपना मुलुंड का एरिया है, उसमें मैं, अंकिता, शिंदे, कविता, खंडेलवाल, सुशांत, मुस्कान, नितेश, प्रगति, पंकज, स्नेहा, डॉट 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 डॉट, ऐसे सब हम लोग रहते हैं। अब उस एरिया में हम सबके घर बने हुए हैं, मतलब सबकी घर जमीन सब है। अब क्या होता है कि खंडेलवाल को ऑफिस जाना पड़ता है, तो खंडेलवाल रहता है स्टेशन से बहुत दूर। तो खंडेलवाल, और तब मुलुंड में हम इतने ही जन रहते हैं, तो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जैसा है, हर आधे 1 किलोमीटर में किसी एक का घर आता है। तो खंडेलवाल स्टेशन से रहता है एक 5-6 किलोमीटर दूर, उसी के रास्ते में एक जगह पे कविता का घर आता है, फिर एक दूसरे रास्ते पे अंकिता रहती है,
ऐसे करके सब फैले हुए हैं। मैं आपको चाहिए तो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सो ये हमारा पूरा बलून, यहाँ रेलवे स्टेशन, यहाँ खंडेलवाल रहता है, यहाँ पे कविता रहती है, यहाँ अंकिता रहती है, यहाँ पर सुशांत रहता है। ऐसे अलग अलग दूर दूर फैले हुए। तो अब क्या होता है कि पूरा फॉरेस्ट है, आजू बाजू फॉरेस्ट, ऐसे गिने चुने घर हैं किधर। तो खंडेलवाल बेचारा रोज स्टेशन चल के आता है, रास्ते में जंगल है, जंगल के बीच में देखो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उसमें से चल के आता है, बहुत तकलीफ झेलता है। कभी कभी तो बारिश के सीजन में आपको पता है जंगल की मिट्टी बहुत चिकनी होती है, खंडेलवाल घर से निकलता है, स्लिप होता है और सीधा स्टेशन पहुंच जाता है। ऐसी हालत है कभी कभी। तो खंडेलवाल बोलता है यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोज मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, रोज आते जाते समय स्लिप हो जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो खंडेलवाल सबकी मीटिंग बुलाता है, बोलता है अपन सब मिलके हमारे एरिया में रोड वीड बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो सुशांत बोलता है काय को रोड बनाना चाहिए, मैं तो बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो घर पे रहता हूँ। कविता भी बोलती है नहीं नहीं मैं भी बाहर नहीं जाती हूँ, मैं भी क्यों। बोले नहीं 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 बनाएंगे, जिसको चाहिए अपनी अपनी बनाओ। तो बेचारा खंडेलवाल खुद के लिए रोड बनाता है, यहाँ से लेके स्टेशन तक। तो सुशांत क्या होशियार है, खंडेलवाल सुबह जाता है शाम को आता है, बीच में है ना कविता ये सब आके रोड पे मस्त घूमते फिरते हैं। बोले मस्त रोड बनाइए, मस्त रोड बनाइए। सुशांत भी रोड से आ रहा था। एक दिन खंडेलवाल ने देख लिया तो बोला अरे तुमको यूज करना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन। बोले हम यूज नहीं करते। खंडेलवाल ने सब रोड के आजू बाजू चौकीदार खड़े कर दिए बहुत सारे कि कोई उसकी रोड यूज नहीं कर सके। खंडेलवाल परेशान हो गए, मुझे बताओ ये सब फिजिएबल है क्या? खंडेलवाल की जितनी रोड की कॉस्ट नहीं होती, सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट हो जाएगी जो किसी और को उस पर चलने नहीं देवे। सो बेसिकली कोई भी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मिलके कुछ काम करना है, मिलके कुछ काम करना है। तो वो लोग को एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो सब काम देखेगी। तो हम सब ने मिलके सोचा कि हम एक बॉडी बनाए जो हमारा सब काम वगैरह देखेगी। वो बॉडी कैसे बनाई जाए, तो सबने मिलके मीटिंग की। तो खंडेलवाल बोला कि अंकिता को बनाओ, शिंदे बोला नहीं 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 स्नेहा को बनाओ। सब लड़ाई झगड़ा करने लगे, क्योंकि सबने क्या डिसाइड किया कि अभी हमारी जो बेसिक कॉमन जरूरतें हैं हम सब मिलके कंट्रीब्यूशन देंगे और ये बॉडी वो हमारी कॉमन फैसिलिटी को मैनेज करेगी। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, अंकिता को बनाए कि स्नेहा को बनाए। तो कविता एज यूजुअल इंटेलिजेंट, उसने बोला एक वोटिंग कर लेते ना अपन। तो बोले वोटिंग करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा। तो अंकिता स्नेहा, अंकिता और खंडेलवाल, स्नेहा और शिंदे निकल गए प्रचार करने के लिए, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। वोटिंग हुई और स्नेहा जीत गई। जो स्नेहा एक्सपीरियंस्ड, ये क्या छोटे मोटे खिलाड़ी लोग हैं, इनको क्या ऐसे 2 मिनट में अलग कर दिया। तो ना स्नेहा इज इंचार्ज। तो अभी जो भी काम होगा सब कंट्रीब्यूशन स्नेहा के पास आएगा, स्नेहा रोड बनवाएगी, स्नेहा लाइट लगवाएगी, सब काम करेगी। हमारे गवर्नमेंट भी तो वैसे ही चलती है, हम लोग वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, वो लोग हमारे से टैक्स कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स के पैसे को हमारे लिए यूज करते हैं, रोड ब्रिज गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। वही सिस्टम यहाँ पर है, सेम सिस्टम इज देयर। तो वो जो रहता है उसको गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 246,
वो 246 गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो लोगों पे टैक्स लेवी कर सकते। That right has been given by Article 246 to government. And वो जो आर्टिकल 246 है उसमें गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने 7th शेड्यूल बनाया है। वो 7th शेड्यूल के अंदर उन्होंने 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू लेवी टैक्स। जो लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू लेवी टैक्स। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों जन टैक्स चार्ज कर सकते हैं, बराबर। ऐसा करके उन्होंने डिवीजन किया। अब आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 का लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82, मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर 82 के अंदर उन्होंने इनकम टैक्स लेवी करने का राइट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चार्ज टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, बराबर। दिस राइट which has been received by government is under Constitution of India. अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो गवर्नमेंट वो चार्ज नहीं कर सकती। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट को लगता है कि लोग आजकल बहुत हंस रहे हैं, टीवी पे बहुत कॉमेडी सीरियल आ रहे हैं, क्लासेस में भी टीचर लोग पढ़ा कम रहे और हंसा ज्यादा रहे। गवर्नमेंट ने बोला हंसने पे टैक्स लगा देना चाहिए। सब सिटीजन के दिमाग में चिप फिट करवाओ, सबको बोलो कि वो चिप करवाने के लिए सेंटर पे पहुंचिए या घर घर पे गवर्नमेंट के ऑफिसर जाएंगे, सबके चिप डाल देंगे। वो चिप में आपका बैंक अकाउंट रिलेटेड रहेगा। आज आप जितना हंसोगे समझो आपकी हंसी इज मेजर्ड इन स्माइल्स। टुडे यू हैव लाफ्ड फॉर 50 स्माइल्स, टैक्स पर स्माइल इज 1 रुपी। आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट का 50 रुपए डायरेक्टली कट जाएगा। तो प्रगति इंटेलिजेंट गाय, प्रगति ने बोला गवर्नमेंट आपको राइट ही नहीं है स्माइल पे टैक्स लगाने का। बोले क्यों राइट नहीं, हम गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकते। बोले कॉन्स्टिट्यूशन में किधर कवर है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपकी कोई भी लिस्ट के अंदर राइट ही नहीं है कि आप हंसने पे टैक्स लगा सकते हो, तो ये टैक्स नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट को अगर वो टैक्स लगाना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ेगा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 किधर तो टैक्स चार्ज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही चार्ज नहीं कर सकते, ऐसी हम मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिक आइडिया है कि गवर्नमेंट जो काम करती है उसको राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबके राइट बोलता है, सिटीजन्स के भी राइट बोलता है, सबके राइट बोलता है। हम कोई चीज के फेवर में नहीं है तो हम हमारी आवाज उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हम आवाज कैसे उठा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हम लोग को कोई चीज प्रॉब्लम है, जैसे अभी गवर्नमेंट इज चार्जिंग टैक्स ऑन लाफिंग एंड वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट, तो हम हमारे जो जिसको हमने वोट करके इलेक्ट किया था लोकल एमएलए एमपी उसको जाके बोलेंगे। अगर बहुत सारे लोग उसको लेटर दे रहे बोल रहे आप ये एक्ट पास नहीं होने देना, आपको वहां पार्लियामेंट में जब ये इसकी वोटिंग होगी तो आपको ना ही बोलने का है, तो ही हैज टू सेल नो, उसको नो ही बोलना पड़ेगा। ऐसे इंडिया के सब लोगों ने सब अपने अपने एमपीज को बोला, और अगर वो एमपीज वहां जाके अपनी लोगों की बात बोलेंगे तो नो बोलेंगे। समझो वो करप्ट है, बोलता है नहीं मैं तो हाँ बोल दूंगा, तो अगली बार उसको कोई वोट नहीं देगा। सो हम पार्लियामेंट में जाके नहीं बोल सकते, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे, वो वहां जाके बोलेगा। उसने समझो मना कर दिया
तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू अपोज इट। हम कोई भी चीज को अलग अलग वेज में अपोज कर सकते हैं। जैसे कोई टैक्स लगाते हैं, हमको वो टैक्स का फेवर नहीं है, तो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम मार्केट्स कंटिन्यूअस बंद है, से फॉर 30 डेज या 45 डेज नॉन स्टॉप, यानी गवर्नमेंट के ट्रेजर में उस पर्टिकुलर टैक्स का एक भी रुपया नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों ने वो काम ही बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट शुड फील कि पीपल आर नॉट इन सपोर्ट, इट इज नॉट इन देयर बेनिफिट, एंड दे नीड टू रिमूव दैट पर्टिकुलर लॉ, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर टैक्स, जो भी है। ये सब चीजें मैंने नहीं बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। सो गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे लेवी होता है। हमारे राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें पसंद नहीं है हम अपोज कर सकते हैं। समझो मैं अकेला बोलूंगा ये टैक्स मत लगाओ, ये टैक्स मत लगाओ, सुनेंगे क्या मेरी? मेजर इंडिया की पॉपुलेशन को बोलनी चाहिए। 75-80% लोग बोलेंगे तो, एक पर्टिकुलर 10-15 लोग बोलेंगे थोड़ी चलता है। आप समझे मेरी बात को? तो कोई भी चीज को अपोज करने के लिए मेजर आबादी होनी चाहिए। मेजर आबादी नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। करेक्ट? सो tax is revenue inflow for government, outflow for us. Government will try to collect more and more, and we will try to pay less and less. Number 2, government need this collection of tax for development of country, infrastructure, defense, education, hospital, medical, blah blah blah. Who gave right to government? Constitution of India, Article 246, 7th Schedule, List 1, Entry 82, gave right to central government to charge income tax on all incomes other than agriculture income. Agriculture income पे state government tax charge करती है। समझे? बरोबर से ये समझ में आया सबको? अब आगे आते हैं। ये जो टैक्स होते हैं अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। 2 टाइप के टैक्स होते हैं जो ब्रॉडली हम बात करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इट इज चार्ज ऑन डायरेक्टली दैट पर्सन्स इनकम और वेल्थ। तो वो उसका पॉकेट काट देता है, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट आने वाला है उसका। इनकम टैक्स जो हम बोलते हैं, इनकम टैक्स आपको अपना पे करना है, मुझे मेरा पे करना है, और इनकम टैक्स पे करेंगे तो मेरी जो बची हुई इनकम है वो कम हो जाएगी। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज चार्ज्ड ऑन गुड्स सर्विसेज। इट नेवर अफेक्ट यू डायरेक्टली, इट अफेक्ट यू इनडायरेक्टली। हाउ इनडायरेक्टली? गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि तुम ये जो गुड्स बेच रहे हो या जो तुम पढ़ा रहे हो उस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को। तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी पढ़ाने पे टैक्स दो, तो मैं बोलूंगा बच्चों लोग पढ़ाने पे टैक्स लगेगा, तुम भी टैक्स दो। तो मैं इसको पास ऑन करके रिकवर कर सकता हूँ। मतलब गवर्नमेंट अगर मेरे से लेगी तो मैं स्टूडेंट से ले लूंगा। करेक्ट? वैसे ही गुड्स, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर को बोला कि भाई तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि तुम ये गुड्स बेच रहे हो। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलेगा गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है, तुम मुझे टैक्स दो। होलसेलर रिटेलर को बोलेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बोलेगा। जो लास्ट में वो गुड्स कंज्यूम करेगा, बर्डन उसने पे किया, क्योंकि उसने और किसी से रिकवर नहीं किया। आगे वाला तो पीछे वाले से करते जाता है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से ले लिया, होलसेलर ने रिटेलर, रिटेलर ने कस्टमर। अब कस्टमर तो किसी को बेच नहीं रहा, वो तो खुद खा रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, तो टैक्स का बर्डन उस पर आ जाता है। So burden of tax in case of indirect tax is on final consumer who consumes the goods or service. Indirect tax can be passed on, direct tax cannot be passed on. Indirect tax is on goods, services. Direct tax is on income, wealth, etc.
It is always easier to collect indirect tax, but it is difficult to collect direct tax. आपको मैं बोलूंगा पैसे दो, आप नहीं दोगे, पर अगर आपको जो पैसे मुझे दे रहे हो आपको ऑफिस से मिलने वाले हैं, मैं आपसे फीस देता हूं, ऑफिस रियम्बर्स कर रही है आपकी फीस, तो आप मुझे फटाफट दोगे, मेरे से फी रिसीट लेके जाके ऑफिस में से ले लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग मेडिक्लेम कराते हैं, मेडिक्लेम के अंदर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो हम हॉस्पिटल में बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन अगर हमारा मेडिक्लेम नहीं है, इलाज करवाने जाएंगे तो बोलेंगे ना प्लीज थोड़ा कम लो ना, प्लीज ऐसे मत करो ना, देखो आपने 1 लाख का बिल बनाया, इतना मैं गरीब आदमी किधर से दूंगा, 75 पे मंडली कर लेते, 75 प्लीज प्लीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि अगर मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, मुझे आपसे कलेक्ट करना है, तो मैं क्यों चोरी करूंगा, आपको अगले वाले से कलेक्ट करना, आप क्यों चोरी करोगे। बेईमानी कब करेंगे, जब इंसिडेंट हमारे पे आता है, जब इंसिडेंट हमारे पे नहीं है तो बेईमानी करने का कोई रूल ही नहीं, समझे बरोबर से। सो मैंने आपको क्या पढ़ाया, टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनफ्लो है, बाकी लोगों के लिए आउटफ्लो है, लोग कम से कम पे करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, एक प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे इंडिया में जो भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच विल से who need to collect tax, who can charge tax, how can they charge। कॉन्स्टिट्यूशन में 246 जो आर्टिकल है उसमें गवर्नमेंट को राइट दिया है, गवर्नमेंट 246 आर्टिकल में 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दी है, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट लेवी कर सकती है। लिस्ट 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 में स्टेट और 3 में तीनों। ये जो लिस्ट है 7th शेड्यूल में दी है, उसमें लिस्ट 1 में एंट्री 82 में इनकम टैक्स चार्ज करने का राइट है। ये जो टैक्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम या वेल्थ पे लेवी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे पे आता है, जो पे कर रहा है उस पे, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंज्यूम कर रहा है उस पे। It is easier to collect indirect tax, it is difficult to collect direct tax। Direct tax you cannot pass on, indirect tax you can pass on। Example of indirect tax is GST, example of direct tax is income tax। यहाँ तक जो मैंने बोला वो समझा आपको everybody। I think my file is getting bigger and bigger, larger and larger। Let me once close। Yes, Mr. Pankaj Gupta, what do you want to tell? अच्छा यस बोला था, ओके ओके ओके, तो सबको समझ गया है। मैं एक बार ये फाइल क्लोज करता हूँ बराबर, और फिर वापस आता हूँ। आप लोग भी अगर नोट्स आपके पास है तो आप पहला पेज रीड कर सकते हैं। पहले पेज में सब दिया, फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स जो है बेसिक कंसेप्ट। लेट मी शो यू दोज नोट्स, ये रहे। यू कैन रीड पेज 1, सी दिस इज पेज 1, करेक्ट। सो गाइस पेज 1 रीड करके आ जाइए। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पॉज करके रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। थोड़ी बड़ा कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे दिखे, पॉज करके रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिए। वापिस रीड करना है, एक बार और बता देता हूँ, पॉज कीजिए और रीड कीजिए, पॉज कीजिए और रीड कीजिए, पॉज कीजिए और रीड कीजिए। मैं चाहूंगा कि ये जो चीजें हम पढ़ते हैं आप लोग सब लिखना चाहिए। मेरी तो इच्छा है आप घर पे खुद इनको नोट्स बनाओ लिख लिख के, और आप नहीं बनाओगे मैं बनवाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है पढ़ाने के लिए। आई टेक ऑलमोस्ट 200 to 250 आवर्स टू टीच DT, और लिखवाने के साथ 300-325 घंटे चले जाते हैं बरोबर। सो मैं आता हूं, फाइल सेव करके आप रीड करके रखिए पेज नंबर 1।